तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग फिलहाल जो शी लोकेशन था वहां पे पहुंच चुका था। प्रिंस जीडू से मिलता है और फिर वहां से एक जेड लेकर के ऐप तो लेता ही है, और अगर जीडू से इसे कभी कनेक्ट करना रहे तो उसके लिए भी एक जेड ले लेता है। फिर वहां से निकल जाता है। अब आगे तो जो एंशियंट डाओ था, एंशियंट क्लैन का, वो साउथ वेस्ट में था, इमोर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट के। अब यहाँ की जो 12 कंट्रीज थी, सेलेस्टियल क्लैन के जैसे कॉन्टिनेंट होते ना, उनके बराबर ही या उससे बड़ा भी थे, ऐसा बोल सकते हो। अगर आप नॉर्मल ऐसा ट्रैवलिंग करोगे तो हजारों साल लग सकते पूरा क्रॉस करने में। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ये एंशियंट क्लैन के बंद स्पेस को ऐसा चीर के फिर उसमें अंदर चले जाते हैं, फिर कहीं दूर प्रकट होते, तो उन्हें भी कम समय लगता है। इधर जो एंशियंट डाओ एम्बेसडर थे, उनके लौटने के 1 महीने बाद वांगलिंग भी वहां पहुंच ही जाता है। शहर की तरफ देखता है। उतना मैजेस्टिक सिटी नहीं था सेलेस्टियल क्लैन वालों का, फिर भी लगभग बराबर का ही था। जैसे दूर में वो एंशियंट एंसेस्टर की मूर्ति भी दिखाई देती है। मतलब ये उस लोकेशन पर था जहाँ पर एंशियंट डाओ एम्परर रहते हैं। और यहाँ पर भी ऐसा मतलब बहुत सारे गार्ड्स वगैरह थे। कल्टीवेशन लेवल भी डिसेंट था, अच्छा खासा प्रोटेक्शन था। रॉक्स का एक प्रोटेक्शन, फिर गार्ड्स थे। और इस प्रोटेक्शन को बस 9 लोग थे जो मतलब आर पार जा सकते थे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो थे 9 ग्रैंड इंपीरियंस। मतलब एंशियंट डाओ इंपीरियल सिटी में बिना किसी रोक टोक के अंदर जा सकते थे। लेकिन एक बंदा और था, वो था वांगलिंग, क्योंकि भाई के पास रेस्ट्रिक्शन का पावर था, धुंध में बदलना और चीजों को पार कर जाना। तो वांगलिंग आ चुका था और यहाँ पर जो मैन वुमेन थे इन्हें देखता है, और ऐसा पता था इसके टीचर को तो अब पता चल ही गया होगा, और उस लोकेशन की तरफ बढ़ता है जहाँ पर जुआनलुओ होंगे। अब हमें एंशियंट डाओ टेम्पल को दिखाया जाता है। यहीं पर ग्रैंड इंपीरियन जुआनलुओ रहते हैं। अंदर में बहुत लोग जाते हैं, बट बहुत बड़ा एरिया है। जुआनलुओ रेयरली ही लोगों को दिखाई देते हैं। यहाँ पर जुआनलुओ को फॉलो करने वाले और लोग थे, मतलब गार्ड टाइप या जो भी बोलो, जो भी क्लैन मेंबर्स आते थे, ये उन्हें इनलाइटन करते थे कि तुम्हें ऐसे कल्टिवेट करना है, प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। अब वांगलिंग पहाड़ी पर चढ़ रहा था और वो इंसेंस स्टोव जो होता, मतलब जिसमें जो धुआं निकलता है, वो देखता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आकर के ना रेस्पेक्ट देते थे। 9 अगरबत्तियां जलती थी। वांगलिंग भी देखता है, उसके करीब जाता है और ऐसा प्रणाम करने को देखता है। ये इस अगरबत्तियों के लिए नहीं था, अपने टीचर के लिए कर रहा था। और वांगलिंग रेस्पेक्ट उन्हीं को देता है जैसे ये दिल से मानता है। और जुआनलुओ उसमें से एक थे। और जब वांगलिंग बो करता है, झुकता है, तो यहाँ पर ये जो ग्रीन स्मोक था वो इंटेंस होने लगता है। 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, 10,000 गुना और ज्यादा होने लगता है। इसे देखकर के एंशियंट डाओ टेम्पल से जो लोग निकल रहे थे वो भी डर जाते हैं। स्मोक बहुत पावरफुल था, तो आसमान में थोड़ा फैलता है, इन सदर्न पार्ट के भी थोड़े हिस्से में फैल जाता है। रियल सिटी के भी लोग इसे नोटिस कर पा रहे थे। और वांगलिंग तो अभी पूरा झुका भी नहीं। इस समय में एंशियंट डाओ इंपीरियल पैलेस जो वहाँ के एम्परर थे उन्हें दिखाया जाता है। पीछे में एक ओल्ड मैन आकर इन्हें बताते हैं कि योर मैजेस्टी, हमने 31 वुमेन्स को चूज किया है। हम ट्राई कर रहे हैं कि जो सोल है उसे इनके साथ क्या फ्यूज कर पाते हैं कि कोई भी एक के साथ। और तभी ये भी ग्रीन स्मोक की तरफ देखता है। एंशियंट डाओ टेम्पल का स्मोक ना कैसे फैल रहा है। तुरंत ही जो इंपीरियल एम्परर रहते हैं वो भी कहते हैं कौन है बंदा, चेक करो। मैन भी पीछे हटते हैं। मतलब वांगलिंग के झुकने के पावर को वो धुंध संभाल नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कोलैप्स कर जाएगा। मतलब वो जो धुंध था वांगलिंग के सामने झुकने लगता है। वांगलिंग भी समझ जाता है। पीछे से भी आवाज आती है, पहचानी हुई आवाज की वांगलिंग कोई जरूरत नहीं। आवाज बहुत सॉफ्ट था। वांगलिंग सीधा हो जाता है और ग्रीन स्मोक फिर नॉर्मल हो जाता है और वांगलिंग आगे बढ़ जाता है। अब जो डाओ एम्परर था उसे इतना तो पता चल जाता है कि उस ऑरा में इसने सोल ब्लड के पावर को फील किया। इसी बंदे को तो ये ढूंढ रहा है जो इसके दिल में एक कांटे के समान चुभ रहा था। एक गुस्से में कहता है कि जल्दी से वुमेन से उनके साथ ट्राई करो वो सोल फ्यूज करने का। अब लोग वांगलिंग को देख रहे थे क्योंकि टेंपल के आसपास वो भी थे, डरे हुए थे। बट इधर वांगलिंग अचानक से गायब हो जाता है और सीधा बैक माउंटेन पर प्रकट होता है। वहां पर मतलब एक हट था, थोड़ा आसपास में थोड़ा तालाब जैसा कुछ था, और जुआनलुओ थे। जुआनलुओ ने मस्त चाय बनाया हुआ था और दोनों पीते हैं, काफी खुश थे ये। वांगलिंग भी बोलता है कि हाँ, इसमें थोड़े घर वाली खुशबू आ रही है। दोनों पता नहीं मतलब 200-300 साल तो हो ही गए होंगे, आई गेस ज्यादा ही हो गए थे मिले हुए। ये पूरी चीजें बताते हैं कि यार मैं वहां पर वेट किया लेकिन ज्यादा देर रुक नहीं सकता था, बट मुझे पता था कि तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, आखिर मेरे डिसाइपल हो। वांगलिंग भी बोलता है और ये बोलते हैं मैं तुम्हें व्हाइट हेड एसेंडेंट इंपीरियन बुलाऊं, ऐसा हंस के कहते हैं। बोलते हैं कि फिर 3 दिन रेस्ट करो, फिर मैं तुम्हारे कल्टीवेशन जहाँ पढ़ सके वहां लेकर जाऊंगा, वो मेरा पहला गिफ्ट होगा। और जुआनलुओ यहाँ से चले जाते हैं। बोलते कि ये जगह फिलहाल अब तुम्हारे लिए, मतलब मैंने तुम्हें गिफ्ट कर दिया। वांगलिंग बोलता है ठीक है यार, अब एंशियंट डाओ में ही रहते हैं, अगर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ तो, क्योंकि टीचर को प्रॉमिस भी पूरा करना है ना, एंशियंट डाओ को गार्ड करना है उनके रिनकार्नेट होने तक। 3 दिन बीत जाते हैं और चौथे दिन जुआनलुओ वापस आ चुके थे। उनके साथ में वो 9 लोग थे, जिनमें 7 मेन और 2 वुमेन। सभी 9 के 2700 स्टार्स थे। और वांगलिंग जब आता तो सभी वांगलिंग को देखते हैं। वांगलिंग भी सभी को देखता है। इनमें हाईएस्ट कल्टीवेशन एक ओल्ड मैन का था। वांगलिंग को फील होता है कि ये एसेंडेंट इंपीरियन लेवल का बोला जा सकता है। बाकी सभी इंपीरियन एक्सॉल्ट्स थे। और जब वो वांगलिंग को देखते ना, उनका दिल थोड़ा सा धक धक करता है। सभी एक साथ बोलते हैं कि हम यंग मास्टर को ग्रीट करते हैं। जुआनलुओ इनके बारे में बताते हैं और ये भी कहते हैं अब से 9 तुम्हारे कमांड्स को सुनेंगे। जुआनलुओ अभी कुछ बोल ही रहे थे, अभी स्पेस में हलचल फील करते। बाकी 9 भी उस समय आसमान की तरफ देखते और एक हजारों फीट का कोई बंदा आता है। उसके पीछे भी कुछ एंशियंट डीमंस और थे और पर्पल मिस्ट सा चमकता और 100 लोग प्रकट होते हैं। ज्यादातर गोल्डन एक्सॉल्ट्स थे और जो एंशियंट गॉड्स, डीमन, ये डेविल्स, यही लोग थे। और ऊपर में अपने एंशियंट एम्परर बैठे हुए थे। हम इन्हें डाओ एम्परर ही बोलेंगे।
अब ये जो 9 लोग थे वो भी एकदम मतलब नतमस्तक हो जाते क्योंकि इनके यहाँ प्रथा थी। बट जुआनलुओ तो झुकना नहीं पड़ता था उनको। वांगलिंग भी वैसे ही खड़ा रहता। वांगलिंग भी पहचान जाता, अच्छा यही है डाओ एम्पर, इसका नाम येमो था। वांगलिंग सोचता यार देखो सेलेस्टियल एम्पर के कंपेयर का तो नहीं है लियान डाओजेन, क्योंकि वो ग्रैंड एम्पिरियन थे और वांगलिंग के सबसे इसका कल्टीवेशन एम्पिरियन एक्सॉल्ट लेवल पर होगा। जुआनलुओ भी पूछते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये बताता है कि मेरा एक जो बंदा है ये डाओ, उसने नोटिस किया था स्मोक में कुछ हो रहा, क्या ये वही बंदा है। जुआनलुओ बोलते हैं हाँ ये मेरा ही डिसाइपल है, शायद तुमने भी व्हाइट हेयर्ड एसेंडेंट एम्पिरियन का नाम सुना था। और ये फिर जुआनलुओ वांगलिंग का भी परिचय कराते इससे, ये डाओ एम्परर ये डाओ है। देखो यार नाम गलत हो सकता है, मतलब येमो या ये डाओ जो भी नाम है इसका। और क्योंकि तुम्हें डाओ कंट्री को ही पूरा गार्ड करना है, एक तरह से इससे भी गार्ड करना है। लेकिन एक चीज इससे और समझ में आता है कि हर जनरेशन का जो एम्परर होता है ना वो ग्रैंड एम्पिरियन के द्वारा ही चूज किया जाता है। बस दौरान जो डाओ एम्परर था वो बोलता कि तुम ग्रैंड एम्पिरियन के डिसाइपल हो लेकिन फिर भी हमारे डाओ कंट्री के मेंबर हो। रूल्स के हिसाब से क्लैन मेंबर्स को मतलब ग्रैंड एम्पिरियन के अलावा डाओ एम्परर के सामने नील करना पड़ता है। तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। खास करके जो ओल्ड एम्परर के बाजू वाला बंदा था ना ओल्ड मैन, वो ये ज्यादा बोलता है। अब यही इंपीरियल पावर का पहचान था। अब ये सुनकर के जुआनलुओ भी थोड़े चौंक जाते हैं, लेकिन बात सही कह रहा था वो। डाओ एम्परर भी स्माइल करके वांगलिंग की तरफ देखता है, यार इसे झुकना तो पड़ेगा। वांगलिंग को परखने भी आया था। मैं ये भी सोच रहा था कि ये जुआनलुओ का डिसाइपल कैसे बन गया। जेलसी भी था कहीं ना कहीं, मेरे पास 6 मतलब ड्रॉप्स क्यों है जेस्टर के ब्लड के, इसके पास 10 क्यों। आखिरी वाला तो सोल ब्लड है। इसे ये भी लगता कि गू डाओ इसे नहीं मानेंगे। वांगलिंग कहता है ओल्ड मैन की तरफ देख करके, उसकी आंखों में गोल्डन लाइट चमकता है कि क्या कहा तुमने, फिर से कहो। वो बंदा एसेंडेंट एम्पिरियन लेवल का था। वांगलिंग की आंखों के सामने लगता है उसका पावर सब फ्रेश होना शुरू हो गया था, खड़ा ही नहीं पा रहा था वो। वांगलिंग का ब्लड लाइन भी भाई सोल ब्लड था, ब्लड लाइन का प्रेशर भी था। तभी जुआनलुओ बोलते कि तुम यहाँ पर डिसाइपल को नील डाउन कराने आए हो, तुम लोगों का फ्यूचर गार्जियन रहेगा, मैंने चूज किया। एम्परर स्माइल करते हैं और अपने ओल्ड मैन को लुक देते, वो पीछे हट जाता है। तुम बीच में कैसे बोल रहे हो। ओल्ड मैन के वैसे भी पसीने छोड़ रहे थे। अब जो एम्परर था ना डाओ एम्परर, वो बोलता है वांगलिंग हाँ मैंने तुम्हारा नाम बहुत सुना है, मुझे पहले लगा यार तुम तो सेलेस्टियल क्लैन में एक जीनियस बंदा पैदा हो गया, बट मैं अब खुश हूँ क्योंकि तुम तो एक्चुअली में हमारे एंशिएंट डाओ कंट्री के हो, नंबर 1 अंडर ग्रैंड एम्पिरियंस। और ये बोलता है कि अनाउंस कर दो कि वांगलिंग हमारे फ्यूचर गार्जियन है, उनका स्टेटस मेरे बराबर है। ग्रैंड सेरेमनी में जो इन्हें नील करना पड़ेगा, बाकी कहीं जरूरत नहीं है, और जो भी नहीं मानेगा उसकी फैमिली मारी जाएगी। एम्परर स्माइल करता है, वांगलिंग को कुछ टोकन देता है कि तुम पैलेस में कभी भी आ सकते हो और जा सकते हो। कि कुछ बच्चे थे उनके बारे में भी बताता है, बोलता है कि मेरे लिए उत्तराधिकारी भी तो आपको चुनना पड़ेगा, उनमें से ही एक। वांगलिंग भी अपना स्माइल करता। अब जुआनलुओ लेकिन चिंतित थे क्योंकि वांगलिंग जब पहले ये वांगलिंग से मिले थे वांगलिंग वीक था, तो शायद मान भी लेता कि एम्परर सुन लूंगा बात। लेकिन इन्होंने भी नहीं सोचा था कि वांगलिंग इतना समय में इतना ग्रो कर जाएगा। तो ये चाहते भी नहीं थे कि इनका डिसाइपल किसी के सामने क्यों झुके, क्योंकि इन्हें पता था कि वांगलिंग कैसा बंदा है। बट रूल्स की वजह से ये भी अब क्या ही बोल सकते थे। जाते जाते ये बंदा जो था एम्परर मन में तो सोच ही रहा था, जुआनलुओ का डिसाइपल है, सोल ब्लड है, तो भी क्या हुआ, तुम्हें मेरे सामने नील तो करना ही पड़ेगा, एटलीस्ट ग्रैंड सेरेमनी में तो करना ही पड़ेगा। और तुम मुझे हर्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि मुझे प्रोटेक्शन प्राप्त है ग्रैंड एम्पिरियन गू डाओ का। और जब जुआनलुओ इनकारनेशन में जाएंगे, मैं तुम्हें मारना चाहूँ तो मार भी सकता हूँ, मतलब गू डाओ की मदद से ही मारेगा ऑब्वियसली। वांगलिंग इधर स्माइल करता है कि आपने मुझे वो गिफ्ट के लिए बोला था। जुआनलुओ भी समझते थे वांगलिंग को कि भाई नंबर 1 है भाई ये ग्रैंड एम्पिरियन के अंडर में, और ये बोले थे मुझे भी नहीं लगा था, मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत कर दिया। वांगलिंग कहता है नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपका डिसाइपल हूँ, मुझे नील होने में भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो मेरे नील को बर्दाश्त कर पकने को। और मैंने आपको वादा किया था ना कि एंशिएंट डाओ को प्रोटेक्ट करूंगा तो करूंगा। जुआनलुओ मतलब बहुत सिंसियर बंदे थे, और अब बोलते कि चलो मैं तुम्हें कुछ जगह ले चलता हूँ, तुम्हारे सेंसेस के लिए बहुत सही रहेंगे। यहाँ से ये लोग बढ़ते हैं, एंशिएंट डाओ का ही कंट्री था पिंग टियान कंट्री, वहां पर जाते हैं जहां पर एक बड़ा सा पुल था जिसे प्रीवियस जनरेशन के ग्रैंड एम्पिरियन ने ढूंढा था। फिर क्योंकि अगले एम्पिरियन तो ये है जुआनलुओ, तो अब ये इन्हें मिल चुका था। इसकी मदद से आप फेथ ट्रेजर को रिफाइन कर सकते। बोलते ये मैं तुम्हें गिफ्ट कर रहा हूँ, और इस पुल के अंदर बहुत किलिंग इंटेंट है, मतलब स्लॉटर एसेंस बहुत है। ऐसा करके बहुत सारे लोकेशंस थे। उसके बाद बोलते कि उसके बाद मैं तुम्हें आखिरी में ग्रैंड एम्पिरियन गो डाओ से मिलाने ले जाऊंगा, उन्हीं की वजह से सेलेस्टियल क्लैन यहाँ पर अटैक नहीं करता है। मैंने उनको कुछ समय पहले तुम्हारा इन्फॉर्मेशन दिया था, शायद वहां पर तुम्हें अच्छा बेनिफिट मिल पाए। मतलब जब जुआनलुओ वापस आए थे ना, तो पूरा प्लानिंग करने लगे थे वांगलिंग के लिए कि क्या कैसे करवाना है वांगलिंग से। तो ये जो पुल था वांगलिंग, इसमें 3 महीने तक रहता है और जुआनलुओ बाहर में खड़े रहते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी बने हुए थे, नॉर्मल लोग नहीं देख सकते थे, बट वांगलिंग इन्हें पहचान सकता था। उसके बाद वांगलिंग रेस्ट्रिक्शन वैली में भी 3 महीने कल्टीवेट करता है। यहाँ पर एक और लोकेशन था, कुछ अंडरग्राउंड पैलेस टाइप था, यहाँ पर 5 एलिमेंटल पावर बहुत था, यहाँ पर भी वांगलिंग कल्टीवेट करता है। फिर उसके बाद ये इसे एंशिएंट शीक में भी ले जाते हैं, और वहां पर वांगलिंग एम्पिरियन जो थे एंशिएंट सी के, उन्हें भी देखते, वहां 3 अलग अलग लोकेशंस पे ये कल्टीवेट करता है। ये प्रोसेस उसका 5 महीने चलता है वहां पर। फिर ये जाता है एंशिएंट सी, वहां के ग्रैंड एम्पिरियन तो इसे दिखाई नहीं देते, वहां के 12 जो कंट्रीज थे उसके अलग अलग लोकेशंस पर 6 महीने तक कल्टीवेट करता है। तो वांगलिंग को टोटल 1.5 साल बीत चुके थे। वांगलिंग को कोई स्ट्रगल नहीं होता, आराम से ही सेंसेस बढ़ा रहा था, सभी चीजों का जुआनलुओ ध्यान रख रहे थे। फील करता था कि जुआनलुओ मतलब सही में वो असली टीचर जिसे बोलते ना गुरु, वैसे थे। इतना इजीली वांगलिंग ने कभी कल्टीवेट नहीं किया था। इवन वांगलिंग इस चीज के लिए डाओ एम्परर को भी इग्नोर कर सकता है। ये वांगलिंग के मन में आता है कि टीचर इसे इतना अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, डाओ कंट्री को तो इसे प्रोटेक्ट करना ही है। फिर ये लोग आखिरी में पहुंचते हैं माउंट गू डाओ,
माउंट गुडाओ जो था ना वो तीनों कंट्रीज के एकदम सेंटर में था। इस माउंटेन को होली माउंटेन या होली लैंड भी कहा जाता था ग्रैंड इंपीरियन गुडाओ की वजह से। यहाँ पर चाहे जुआनलू हो या कोई भी हो, उन्हें रेस्पेक्टफुल रहना पड़ता था। टेलीपोर्ट करके नहीं जा सकते, नॉर्मल इंसानों की तरह टहलना आगे जाना पड़ता है। ये वांगलिंग को समझाते कि देखो अगर गुडाओ मिले तो थोड़ा रेस्पेक्टफुल रहना, सीनियर है, इवन मुझे भी उनके सामने रेस्पेक्ट दिखाना पड़ता है। वांगलिंग कहता है कि नहीं आप टेंशन मत लो। गुडाओ के बारे में बताते हैं, वो एंशिएंट एंसेस्टर के टाइम से हैं, हमारे एंशिएंट क्लैन के गार्जियन है। बताते हैं कि देखो यार कुछ इन्फॉर्मेशन ये भी मिलता है कि उनका कल्टीवेशन ग्रैंड इंपीरियन से ऊपर है और होना भी चाहिए, तभी तो उन्होंने कई ग्रैंड इंपीरियंस को मारा है। वांगलिंग कहता है यार ऐसे लोगों के सामने तो कोई भी रिस्पेक्ट दिखाएगा कि पावर की इज्जत है। इवन जुआनलुओ को भी नहीं पता था कि ग्रैंड इंपीरियन गुडाओ का रियल कल्टीवेशन क्या है। गुडाओ ऐसे है यहाँ पर किसी को बुलाते भी नहीं है, बस ग्रैंड इंपीरियंस के अलावा। फिर एंशिएंट एम्परर जब नए बनते हैं कोई यहाँ पर, वही आते हैं और ये बताते हैं कि मैंने सीनियर गुडाओ को तुम्हारे बारे में इन्फॉर्म किया था, 10वां वून सोल ब्लड है। अगर गुडाओ मतलब ये लोग मान लो वहां जाते हैं और बुलाते नहीं है तो वो अलग बात है, क्योंकि अभी तो गुडाओ ने कुछ बुलाया भी नहीं, इन्फॉर्म किया था मतलब जुआनलुओ ने उन्हें समय पहले, और ये खुद चले आए थे वांगलिंग को लेकर। बट वांगलिंग एक अलग ही वार्मथ फील कर रहा था वांगलुओ से, मतलब घर के जैसा पूरा। ये लोग उस टेम्पल के आसपास, माउंटेन के आसपास पहुंच जाते। ऊपर एक टावर दिख रहा, 9 लेयर्स थे, 4 पिलर्स थे, चेन से बंधे हुए थे, अच्छे खासे बेल्स लटके हुए थे। बेल्स को सुनने में थोड़ा अच्छा लग रहा। अगर बेल बजता था ना तो एंशिएंट जो पावर है की बॉडी में वो और तेज साइकिल होता था, जल्दी जल्दी घूमता। बट वांगलिंग अपना कल्टीवेशन सप्रेस्ड फील करता है क्योंकि सेलेस्टियल पावर भी था, एसेंसेस जो है इसके। बट वांगलिंग फिर भी यहाँ पर खड़ा रहता है। 4 लोग दिखते हैं पिलर्स पर, डिलेज्ड मैन थे और ग्रे रोब्स पहना थे इन्होंने। इवन जुआनलुओ आते हैं फिर भी वो चारों आंखें नहीं खोलते। वांगलिंग फील करता है वो चारों मानो टल्सो, मतलब उनके अंदर एंशिएंट पावर नहीं था। और कुछ समय बाद पहला दरवाजा खुलता है फर्स्ट फ्लोर का और एक बंदा बाहर आता है, बाल्डी था। जुआनलुओ को रेस्पेक्ट देता और बोलता है कि फिलहाल लॉर्ड गो अभी एक मेंटल जर्नी पे को वेट करना पड़े। जुआनलुओ भी बोलते कोई प्रॉब्लम नहीं है। समय बीता और 3 दिन निकल जाते हैं। वो यहीं पर खड़े थे, मतलब कोई टेंशन नहीं। वांगलिंग के लिए 3 दिन मानो 300 साल के समान। जब बेल बज रहे थे और इसका पावर सप्रेस हो रहा था, जो बेल थे इसके सेलेस्टियल कल्टीवेशन को पिघला देना चाहते थे, इसेंसेस को भी, ताकि इसके बॉडी में बस एंशिएंट क्लैन का पावर रहे, सोल ब्लड की बॉडी में फैले, ऐसा मतलब। अब जुआनलुओ शांति से तो खड़े थे बट उन्हें दिल में थोड़ा स्ट्रगल हो रहा था। उन्हें लग रहा था शायद गुडाओ को मैं बिना बताए आ गया। तो फिर इन्हें ये भी पता था कि वांगलिंग सेलेस्टियल कल्टीवेशन भी किया है। और गुडाओ कैसे थे कि ट्रेडिशंस को बहुत मानते थे, एंशिएंट एंसेस्टर का ब्लड लाइन होना या ये जो भी चीजें। बट वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ रहा था कि कोई बात नहीं, कोई नहीं, एंशिएंट पावर या सेलेस्टियल दोनों मेरे, मेहनत से प्राप्त किया, सेलेस्टियल कल्टीवेशन छोड़ूंगा तो नहीं। जुआनलुओ थोड़े अपने पावर से हल्का सा वांगलिंग को सपोर्ट करते। और तभी फिर से दरवाजा खुलता और एक यंग मैन आते, ग्रैंड इंपीरियन जुआनलुओ। सिस्टर को आपको बुला रहे हैं। इधर जुआनलुओ के ऑरा की वजह से वांगलिंग अब तो थोड़ा अच्छा फील कर रहा था। वांगलिंग के एसेंसेस और कल्टीवेशन लगातार साइकिल कर रहे। फिलहाल ये ठीक था, लेकिन धीरे धीरे फिर से बेल का पावर बढ़ते जाता है। वांगलिंग ब्लड वोमिट करने लगता है, आड़ से कुछ कदम पीछे हटने लगता है। तब मानो एक आवाज इसके दिमाग में आ रही हो कि अपने सेलेस्टियल कल्टीवेशन को हटाओ, सेंसेस के हटाओ, अन्य मेमोरीज भूल जाओ और अपना ब्लड लाइन इनहेरिटेंस को आगे बढ़ाओ। बट वांगलिंग मानने को तैयार नहीं। 3000 साल के आसपास मैंने कल्टीवेट किया, ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगा। एसेंसेस मेरे लाइफ का नजरिया है, मेरे स्ट्रगल को दिखाते हैं, ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगा। वांगलिंग 2-3 बार खून की उल्टी करते, इस कदम पीछे आ चुका था बट गिव अप करने को तैयार नहीं था। फिर ये 18 कदम और पीछे हटता है, चौथे बार खून की उल्टी करता, मतलब जैसे जैसे बेल बज रहा था और कैसे भी करके खड़ा था। वांगलिंग अपने ग्रैंड इंपीरियन का जो आउटलाइन बनता था उसे रिलीज करता, वो ब्लैकिश एंड व्हाइटिश हो रहा, उसकी मदद से इस पावर को, बेल के पावर को काउंटर कर रहा था। जब वांगलिंग का ग्रैंड इंपीरियन वाला सन प्रकट होता है ना, माउंट गुडाओ में भी थोड़े चेंजेस आते हैं पहाड़ी पर। कि माउंट गुडाओ में टोटल 999 सीढ़ियां हैं, तुम 300 तक चढ़ गए, ये जो तुमने डिसरेस्पेक्ट किया उसे भूल जाओ। पहाड़ी पर एक हल्का सा फॉग बन, वही शायद जुआनलुओ की हो रहा था। आज में वो खड़े थे और फॉग मतलब माउंट सीनियर गुडाओ। जुआनलुओ चिंतित हो जाते हैं कि सीनियर गुडाओ ये क्या। वो बोलते कि मैं तुम्हारे डिसाइपल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, पहचान नहीं सकता। तुम लाए हो तो फिलहाल इसे 300 कदम चढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद ही तुम इसे लेकर जा सकते हो, नहीं तो नहीं। और मैं इसका वो जो सोल ब्लड है उसे अवेकन भी नहीं करूंगा और अब से ये एंशिएंट क्लैन से बाहर नहीं जा सकता, नहीं तो मैं पर्सनली एक्ट करूंगा। एक चीज और बोलते हैं, ये 300 कदम सीढ़ी नहीं चढ़ पाए तो फिलहाल इसे मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, मतलब यहीं पर। वांगलिंग ऊपर की तरफ देखता है, इसे लगता है इसके टीचर भी वहां पर। वांगलुओ बोलते हैं कि वांगलिंग तुम अपना स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेशन यूज करो और 300 सीढ़ी चढ़ाओ। गुडाओ, सीनियर गुडाओ को दिखाओ तुम मेरे डिसाइपल हो, वर्दी हो। अब जुआनलुओ ने वांगलिंग को एकदम बच्चे की तरह मानते और ये समझते थे वांगलिंग की जो फीलिंग्स थी उस लेडी वानेर के लिए। अब वांगलिंग पहला कदम आगे लेता। वांगलिंग को पता था स्ट्रॉन्ग की रेस्पेक्ट होती, वो फिलहाल इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पर सबसे अगर कोई स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है तो वो गुडाओ है, ये उस इनके भी ऊपर जाएगा। अब वांगलिंग समझ रहा था रास्ता तो आसान नहीं। उधर हमें इंपीरियल सिटी को दिखाया जाता है, डाओ इंपीरियल सिटी को। सामने एम्परर के सामने 3 ओल्ड मैन थे, काफी एक्साइटेड थे। हम कितने सालों से ऐसी बॉडी ढूंढ रहे थे जिसमें इस लेडी का सोल फ्यूज हो पाए, हमें मिल गया सक्सेस। डाओ एम्परर पूछते कि लेडी कहाँ से आई है, में से एक बताता है कि लेडी एंशिएंट शी से आई है और इसका नाम सोंगजी है। और अब एम्परर बोलते हैं कि सोंगजी को पैलेस के अंदर आने दो, ग्रैंड सेरेमनी रखूंगा और सोंगजी को अपना वाइफ बनाऊंगा, एंशिएंट एम्प्रेस। बट जब ये लेडी अंदर आती, वो खुद को भी ऐसा पहचान नहीं पा रही थी और पूछती भी कि ये कौन है, मैं कौन हूँ।
और अंदर से भी बहुत कंफ्यूज थी क्योंकि जो ली मुआन की मेमोरीज थी ना इस लेडी को दिख रही थी बट ब्लरी दिख रही थी। देखती कि एक बंदा रो रहा है गुस्से में, मतलब वांगलिंग को ऑब्वियसली देख रही थी बट ब्लरी पिक्चर था तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था इसे। देखती कि ये जिथर बजा रही है वो लेडी का जो सोल था इसके अंदर ली मुआन का। देखती कि इसकी शादी होने वाली है। फिर सोचती ये आदमी कौन है, मतलब वांगलिंग। ब्लरी होने की वजह से ये पहचान नहीं पा रही थी। डायलॉग्स इसे सुनने को मिलता, अगर हेवंस भी चाहे ना तुम्हें मारना तो भी मैं हेवंस को चीर के तुम्हें वापस लाऊंगा। लेडी की आंखों में काफी आंसू थे। अब इस प्रोसेस को टाइम बीत चुका था और इसे सपने में वही चीजें दिखाई देती थी। इवन इसकी अपनी मेमोरीज जा रही थी, इसे वो कॉफिन भी दिखाई देता है। फिलहाल जब ये जागती है डाओ एम्परर यहीं पर थे। पूछती है आप कौन है, मैं कौन हूँ। काफी पेन फील कर रही और डाओ एम्परर बताता है कि मैं एंशिएंट डाओ एम्परर हूँ, यहाँ का एंशिएंट डाओ का सुप्रीम एग्जिस्टेंस, तुम्हारा हस्बैंड और तुम्हारा नाम सॉन्गजी है, एंशिएंट सी से आई हो और अब तुम मेरी एम्प्रेस हो। तो बंदे की आंखों में काफी स्माइल थी, सोचने लगती है हस्बैंड, बट इसके दिमाग में वही बंदा आता है थर बजा रही है और वो वहां पर बैठा हुआ है। पेन की वजह से उसके माइंड में हो रहा था ये फिर से बेहोश हो जाती है। अब जो ओल्ड मैन वगैरह थे वो समझाते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा और ये रिकवर हो जाएगी। और इस लेडी के सोल में वो जो ली मुआन का सोल है, हम तो इन्हें नहीं पता था, मतलब वो जो सोल है वो फ्यूज हो जाएगा समय के साथ, कंप्लीट फ्यूजन हो जाएगा। तो जो ली मुआन का सोल है फिर उसके बाद फिर वो उसको अलग ही नहीं किया जा सकता, वो एक्चुअल बॉडी में फिर वो कैसे फ्यूज होगा। डाओ एम्परर यहीं पर बैठे हुए सोचते हैं कि इंपीरियल टीचर ने मुझे बोला था कि यही सोल की मदद से ट्रू एंशिएंट एम्परर बन सकता हूँ, क्लैंस को मिला करके रूल कर सकता हूँ। इंपीरियल टीचर गलत नहीं हो सकते, ये लेडी ही मेरी एम्प्रेस बनेगी। वैसे ये बोलते कि लेडी उतनी सुंदर नहीं है बट इसका अपना एक अलग चार्म है। शायद इसका जो लवर है वो मर चुका है और अगर अब मिला भी तो क्या वो पहचान पाएगा, क्योंकि यार ली मुआन का सोल तो किसी और की बॉडी में है। ये बंदा क्या करता है ना, मतलब डाओ एम्परर लेडी का ऐसा गाल को ऐसा प्रेस कर देता है और वुमेन वैसे तो कोमा में थी फिलहाल, फिर भी दर्द तो दर्द होता है तो आंखों में आंसू आते हैं। और ये फिर वही वर्जिनिटी वाली चीज है, पता था कि सॉन्गजी वर्जिन है, पता ही रहता है इनको, तो इसे अभी वुमेन बना देता। लेकिन कोई ना, रेमनी के बाद मैं करता हूँ कांड। इधर वांगलिंग गुडाओ पर चढ़ना शुरू कर चुका था। जिसमें इसका वही ग्रैंड इंपीरियल में जो ब्लैक और व्हाइट आउटलाइन बना था वो था, और एक बार में सीधा 10-12 कदम चढ़ जाता। धीरे धीरे 39 कदम चढ़ चुका था और एक प्रेशर फील कर रहा था ना जो इसकी बॉडी को ऐसा मानो फाड़ देना चाहता था। वांगलिंग और गुस्से में, इसका ग्रैंड इंपीरियल सन आउटलाइन और चमकता और धीरे धीरे ये 83 सीढ़ी चढ़ जाता है। बहुत बढ़ चुका था। गुस्से में ऐसे करते करते 100 सीढ़ी चढ़ जाता है। जब ये 100 सीढ़ी चढ़ता है ना तो माउंट गुडाओ थोड़ा सा ट्रेम्बल करता है। ज्यादा पावरफुल प्रेशर वांगलिंग को ऐसा पीछे फेंकने लगता। प्रेशर बेसिकली ग्रैंड इंपीरियल गुडाओ का था। और अब गुडाओ बताते हैं कि देखो 999 सीढ़ियां, 100 सीढ़ी पर 10% मेरा पावर है। आज तक कोई भी ग्रैंड इंपीरियल 600 सीढ़ी तक तो चढ़ ही नहीं पाया। उससे ऊपर कोई अगर आया था तो ग्रैंड इंपीरियल डोंगलिंग था, वो भी 600 नहीं पहुंच पाया था। मैंने उसे जाने दिया कुछ चीज छोड़ के जाने के बाद ही। देखते हैं तुम कितनी सीढ़ी चढ़ पाते हो। ये चीजें वांगलिंग को सुनाई देती है। सीढ़ियां एक तरह से ड्रैगन में बदल रही हो और वांगलिंग को डिवोर करना चाहती हो और 100वें कदम के बाद ही वांगलिंग को रोक देना चाहती थी। वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ता, ब्लैक और व्हाइट सन और चमकता। वांगलिंग का जो दायां था वो ब्लैकिश हो जाता, व्हाइटिश रहता और बायां वाला ब्लैक, मतलब ऐसे ही। हाथ में भी वैसे ही था, मतलब पीछे जिससे दायां हाथ है तो ऊपर की हथेली ब्लैकिश और जो हथेली होता है अंदर वाला वो व्हाइटिश, अलग ही सीन था। ड्रैगन पर ये प्रेशर देता है तो ड्रैगन फिर चीखने लगता है और कोलैप्स कर जाता है। वांगलिंग इस दौरान खून की और उल्टी करता है। 100वें सीढ़ी पर ये कैसे भी करके अपने कदम को मजबूत कर लेता है। प्रेशर और बढ़ता है। जो वान वो सोच रहे थे अगर वांगलिंग नहीं चढ़ पाए तो भी है कुछ तो प्रेशर करेंगे गुडाओ को और वांगलिंग को लेकर जाएंगे, कि वही लेकर आए थे ना वांगलिंग को। और तभी वो समझ रहे थे गुडाओ, वो बोलते हैं कि अगर तुम्हारा डिसाइपल 200 सीढ़ी नहीं चढ़ा तो तुम्हें इसे छोड़ना ही पड़ेगा। वांगलिंग का ग्रैंड इंपीरियल जो था छोटा होने लगा था, जो सन था धीरे धीरे वांगलिंग 160 सीढ़ी चढ़ चुका था। करते 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 जो सन था वो और छोटा होते जाता है, गायब हो जाता है और वांगलिंग 200वीं सीढ़ी तक पहुंच चुका था। जुआन लोग काफी खुश हो जाते हैं। वो जो ब्लरी फिगर था यानी गुडाओ, बोलते हैं इसने अपने ग्रैंड इंपीरियल सन के पावर को जला करके 200 सीढ़ी चढ़ा है। आखिरी 100 सीढ़ी ये कैसे चढ़ेगा। वांगलिंग जब 200 सीढ़ी चढ़ता है, नॉर्दर्न पिलर पर जो बंदा वो आंखें खोलता है कि आंखों में ग्री लाइट चमक और वो अचानक से गायब हो जाता है और वो वहीं पर पहुंचता है जहां पर वांगलिंग था। इसने ह्यूमन मास्क पहना था तो वांगलिंग उसे देख नहीं सकता था। वांगलिंग की तरफ आगे बढ़ता, एक बड़ा सा होल बनता है, पहाड़ हिलने लगता है। मतलब इस बंदे का पावर आराम से ग्रैंड इंपीरियल के बराबर होगा। वांगलिंग भी दंग था कि भाई ये बंदा कौन है जो ग्रैंड इंपीरियल के बराबर के लेवल का है। अगर ये फिंगर अटैक वांगलिंग को लगा तो ये पक्का मारा जाएगा। और मेरा जो कैलकुलेशन है उस हिसाब से जो गुडाओ के अंदर में 3-4 ग्रैंड इंपीरियल मरे थे, ये उनमें से एक होगा, उसकी डेथ हो रहा होगी या कुछ होगा ऐसा। वांगलिंग आफ्टर इमेजेस बनाता और इस फिंगर की तरफ एक पंच मारता, और ये ही नहीं एंशिएंट गॉड, डेविल और डीमन तीनों मारते हैं। डाओ शैडोज में सेलेस्टियल ऑरा भी मिक्स था, स्लॉटर ऑरा जो भी बोल लो, एक अलग लेवल का कोलिजन होता है। ग्रे रोड पर्सन का जो फिंगर अटैक था वो कोलैप्स कर जाता, वो वहीं पर खड़ा था। वांगलिंग को ध्यान से देखता है, फिर गायब हो जाता है। फिर उसे अपने पिलर पे आके बैठ जाता है, आंखें बंद कर लेता है। वांगलिंग इधर खून के उल्टे करता, गोल्डन शैडो प्रकट हुआ था वांगलिंग की, सेलेस्टियल ऑरा वाला, वो भी गायब हो जाता है। वांगलिंग एक चीज फील करता है कि यहाँ पर इसका जो एंशिएंट और सेलेस्टियल पावर फ्यूज होने को देख रहे हैं माउंट गुडाओ के प्रेशर की वजह से। वांगलिंग ने कभी केव वर्ल्ड में ट्राई किया था बट सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और फिर ग्रीन डेविल स्कॉर्पियन में इसे एक अलग वेन बनाना पड़ गया था ना सेलेस्टियल पावर के लिए, ओल्ड मैन ने बना के दे दिया था, लेकिन वो सही सॉल्यूशन नहीं था। अगर ये दोनों अपने आप फ्यूज हो जाते तब तो एक अलग पावर हो जाएगा। वांगलिंग के कानों में आवाज आती, चाहे सेलेस्टियल क्लैन का इंपीरियल एक्सॉल्ट इंपीरियल, वो मेरे पहाड़ पे कदम ही नहीं रख सकता, ग्रैंड इंपीरियल नहीं। तुम 200 सीढ़ी
चढ़ गए हो, मतलब तुम्हारे पास इनिशियल पावर है ग्रैंड एम्पिरियन का। आगे बढ़ो, देखते हैं 300 सीढ़ी तक। और जुआन लुओ बहुत डरे हुए थे, इन द सेंस चिंतित थे वांग लिंग के लिए कि ग्रैंड एम्पिरियन गु डाउ वो मेरा डिसाइपल है, मैं उसे लेकर आया था, मैं पूरे टाइम चेन डाओ को प्रोटेक्ट करता हूँ, कोई रूल नहीं तोड़ा है मैंने, अपने प्रॉफिट लॉस के बारे में नहीं सोचा है, लेकिन ये मेरा डिसाइपल है। अब इस दौरान गु डाओ बोलते हैं, मान लो जब तुम ग्रैंड एम्पिरियन बने थे तो मैंने तुम्हें बोला था कि मेरा डिसाइपल बन जाओ, मेरे साथ रहो, बट तुमने चुना डाओ को प्रोटेक्ट करना। एक बार मना कर चुके हो, लेकिन फिर भी क्योंकि तुमने डाओ को प्रोटेक्ट किया तो मैं मान लूंगा, ये आखिरी बार होगा। मान लो वो वांगलिंग को लेकर जाने वाले, तभी वांगलिंग की आवाज आती कि टीचर नहीं है और आगे जा सकता हूँ, और ये बोलता है कि ये जो यहाँ का प्रेशर है ना मेरे लिए बहुत सही कल्टीवेशन है, मुझे आप प्लीज कंटिन्यू करने दें। तो जुआन लुओ भी मान जाते हैं। वांगलिंग इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहता था, लेकिन 200 सीढ़ी से 201वें सीढ़ी के बीच का जो पावर डिफरेंस था बहुत ज्यादा था। ऐसा समझ लो कि जमीन और आसमान का दूरी। वांगलिंग एक कदम लेता है, लेकिन अब इसके बॉडी पर अलग प्रेशर था, ब्लड बाहर आ रहे थे, ओरिजिन सोल मानो फट जाएगा। वांगलिंग रुकता नहीं, इन अलग था, लेकिन वांगलिंग कहता कि ग्रैंड एम्पिरियन गु डाउ, मैं 300 सीढ़ी तो चढ़ के रहूंगा। फिर ये दूसरा कदम लेता, इसका दिमाग भी धीरे धीरे ब्लरी होने लगा, लेकिन सेलेस्टियल और एंशिएंट पावर फ्यूज होना शुरू हो चुके थे। रिजेक्शन फोर्स भी आ रहा था कि हमेशा इसे फेल करता, प्रेशर रिजेक्शन फोर्स को काउंटर कर रहा था। फिर वांगलिंग 6 सीढ़ी और चढ़ जाता है, 7 सीढ़ी, 8 सीढ़ी, 208वीं सीढ़ी पर था, ऐसा लगता था फट जाएंगे। 210 सीढ़ी चढ़ जाता है। वांगलिंग अपने सेंस कल्टीवेशन को यूज कर रहा, हल्का से एक पावर बन रहा था वांगलिंग की बॉडी में, सेलेस्टियल और एंशिएंट का फ्यूजन था कि वांगलिंग का अपना नया पावर था। ये पावर प्रकट होता ना तो इवन कोई भी फील कर सकता था, हल्का सा बना था, बट जुआन लुओ शॉक्ड थे। फॉग में बैठे जो फिकर थे यानी गु डाउ, वो भी आंखें खोलते हैं, आसमान भी ब्लू से अब गोल्ड होने लगता है, तो आसमान ही गोल्डन हो जाता है। अलग ही सीन था, और ये गोल्डन ऐसा नहीं कि किसी स्पेल से बना था, बस अपने आप प्रकट हो गया था। जो पावरफुल लोग थे इस चीज के बारे में जानते थे। एंशिएंट एंसेस्टर प्रकट हुए थे तो आसमान में कुछ संकेत मिले थे, जैसे आसमान का पीला हो जाना, गोल्डन हो जाना, वो उसमें से एक साइन था। पहला साइन था गोल्डन स्काई, ब्लैक अर्थ। इन सॉन्ग्स एंड 3 साइंस, ये 2 सेलेस्टियल एंसेस्टर के लिए भी हुआ था। देखो 9 सॉन्ग्स एंशिएंट एंसेस्टर के लिए और 3 साइंस हुए थे सेलेस्टियल एंसेस्टर के लिए, इनके अलावा कभी नहीं हुआ था। और वो कब हुआ था? जब वो दोनों का जन्म हुआ था। बट आज यहाँ पर माउंट गु डाउ पर ऐसा हो रहा था। वांगलिंग 211वां सीढ़ी चढ़ जाता, लाइट उस ऑरा के प्रकट होने के बाद ये 219वें सीढ़ी तक पहुंच जाता है। अब ये बहुत वीक फील कर रहा था। वांगलिंग की बॉडी कोलैप्स होने लगती, वो ब्लैक रेसो में बदल जाती, फिर से बन जाती इसकी स्लॉटर की बॉडी। तक सोल डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो आगे ट्राई करता रहेगा और फ्यूजन होता रहेगा। 220वीं सीढ़ी पर ये चढ़ जाता है। वांगलिंग का पैर ऐसा लगता है कोलैप्स कर जाता है, फिर बनता है। आसमान साउंड सुनाई देता है, इन सॉन्ग्स है उनमें से पहला, और चीजें क्लियर हो जाती है। हवा का आवाज था, कोई हवा नहीं चल रहा था, आवाज जो था वो हवा के जैसे हवा चलती है ना तो सन ऐसा आवाज आता है, कुछ वैसा। जुआन लुओ का एक्सप्रेशन बदलता है। 4 ग्रे रोड पर्सन और वो आंखें खोल लेते हैं, इसे बोलते हैं हेवनली विंड सॉन्ग। वांगलिंग का फ्यूजन थोड़ा और बढ़ता है, बट वांगलिंग को उतना मतलब फील नहीं हो रहा था क्योंकि वैसे भी बहुत वीक। मानो ये हेवनली विंड इसे एक स्टोरी बता रही हो, लेकिन वो समझ नहीं पाता हेवनली विंड कहना क्या चाहती है। जैसे हेवन डिफाइंग बीट के अंदर कुछ आवाजें हैं जिन्हें वांगलिंग समझ नहीं पाता है क्योंकि कल्टीवेशन शायद लो है। फिर वांगलिंग धीरे धीरे करके 230 सीढ़ी चढ़ जाती है, उल्टे कर ब्लड जो था ना वो सीढ़ियों पर गिरता। जैसे ही ब्लड गिरता एक दूसरा साउंड सुनाई देता, ये बिजली की आवाज, थंडर, द साउंड ऑफ थंडर। एक अलग अलग रिदम था इसमें, आप हेवनली सॉन्ग थंडर कह सकते हो। मानो जब एंशिएंट एंसेस्टर पैदा हुए थे ना तो ये 9 धुन बजे थे, 9 सॉन्ग्स जो कि उनके बर्थडे सॉन्ग थे, ऐसा बोल सकते हो। ऐसा लोग मानते कि अगर ये 9 सॉन्ग बजे या 3 साइंस बजे, कहीं ना कहीं एक उत्तराधिकारी का जन्म हो रहा है जो सेलेस्टियल एंसेस्टर का होगा या एंशिएंट एंसेस्टर का बजे, तो एंशिएंट एंसेस्टर का अगर सॉन्ग और साइंस आए तो सेलेस्टियल एंसेस्टर का। जुआन वो भी एक ट्रांस में चले जाते, एक स्टेट में कि क्या ये वही बंदा है। इन्हें याद आता है कि इन्होंने वांगलिंग की आंखों को सिल्वर देखा था, ये केव वर्ल्ड में गए थे। तो स्टोरी हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।